तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है वह दस्तूर जारी है। आज कहानी सुनाने से पहले आपके 2 मिनट लूँगा और 2 मिनट में कुछ कहना चाहता हूँ आप लोगों से। अभी ये कहना कोई आप लोगों के लिए शायद ज़रूरी ना हो, लेकिन शायद ये मेरे कैरेक्टर के लिए और मेरे अपने जो मुझे देखते हैं उनके लिए बेहद ज़रूरी बात है। दरअसल एक वीडियो मैंने डाला था कि 15 साल की लड़की को थी लड़कों की लत, और वो वीडियो लगभग 3-3.5 लाख लोगों ने देखा। तो फिर कई लोगों ने कमेंट किया कि आपने थंबनेल पे लिखा है कि लड़कों की लत थी और कहानी में बस एक लड़के की बात थी, तो आपने एक लड़की के कैरेक्टर को गलत दिखाया, उसको इस तरह से बदनाम किया। और फिर तरह तरह की बातें हुई। तो मुझे लगा कि अब मामला एक लड़की का भी है और मुझ पर इस तरह का लांछन भी लग रहा है, तो क्लियर भी कर दो और इसी बहाने कुछ और बातें भी आपको बता दूंगा। तो दरअसल ऐसा नहीं कि अगर मैंने थंबनेल पे लिख दिया कि लड़कों की लत थी और वीडियो में जिक्र नहीं किया तो थंबनेल गलत हो गया। जो मैंने थंबनेल पे लिखा सारी चीज़ें सही होती हैं, जिस तरह से मैंने लिखा है सेम उसी तरह होती है। बस मेरा प्रयास ये था कि एक 15 साल की लड़की है और उसका मर्डर भी हुआ है, तो फिर मैं इस तरह से क्यों बताऊं कि उसको लड़कों की लत थी, वो अलग अलग लड़कों से बात करती थी, बार बार उसका फ़ोन पकड़ा जाता था, अलग अलग लड़कों से मिलने के लिए अलग अलग जगहों पे वो जाती थी, माँ बाप परेशान थे, त्रस्त थे। तो एक 15 साल की नाबालिग लड़की के लिए मैं सारी चीज़ें बोलना अपनी वीडियो में सही नहीं समझता था। अब जैसे आप कल का एग्जांपल ले लीजिए। कल मैंने एक कहानी सुनाई थी, उसके थंबनेल में था कि सेक्स के लिए हुआ कत्ल या फिर सेक्स करते हुए देखा तो हुआ कत्ल। उसके बाद फिर मैंने पूरी कहानी सुनाई और पूरी कहानी में मैंने कुछ उस तरह का जिक्र नहीं किया। मैंने बस इतना कहा कि बेटे ने अपनी माँ को आपत्तिजनक हालत में देखा। तो यहाँ पे आपत्तिजनक हालत का मतलब ये नहीं था कि उसने किस करते हुए देखा या फिर पल्लू गिरा हुआ था या फिर एक दूसरे को हक कर रहे थे, गले लग रहे थे, इस तरह की कोई बात नहीं थी। बेटे ने अपनी माँ को ही, सगी माँ को, अपने बहन के ससुर के साथ बेहद ही घिनौने तरीके से, जिस गंदगी को आप अपने दिमाग में इसमें सोच रहे हैं उसी हालत में उसने देखा था। और इसका देखने का परिणाम उस लड़की के ऊपर यह हुआ कि एकदम बदहवास हो गया था अपनी माँ को ऐसा करते हुए देखने की वजह से, और इस वजह से वहाँ से भाग नहीं पाया और उसकी माँ और उसके बहन के ससुर मिलकर उसका कत्ल करते हैं। तो ये बातें जो होती हैं मैं वीडियो में खुल के नहीं बोलता हूँ, क्योंकि कई ऐसी लड़कियां हैं, कई ऐसी माताएं बहनें हैं जो मेरी वीडियो को देखती हैं किचन में काम करते हुए। कई ऐसे बड़े बुजुर्ग हैं जो बिना ईयरफोन के ऐसे देखते रहते हैं। तो थंबनेल तो महज 1 या 2 सेकंड के लिए आपके सामने डिस्प्ले होता है, तो आप समझ सकते हैं कि वीडियो के अंदर क्या है। लेकिन अगर मैं सारी चीज़ों को डिटेल में अपने वीडियो में बोलूँगा तो शायद कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसी बच्चियाँ हैं अभी 17, 18 साल की लड़कियाँ कमेंट करती हैं, भैया भैया बोलती हैं मुझे, तो शायद मुझसे छोटी ही होंगी। तो फिर अगर ऐसी लड़कियां देख रही हैं और ऐसे बड़े बुजुर्ग देख रहे हैं तो फिर उनके आगे ऐसे आपत्तिजनक शब्दों का मैं प्रयोग करना उचित नहीं समझता। और प्रयास यही रहता है कि थंबनेल में मैं लिख दूं, बाकी आप लोग समझ जाएं। जब मैं वीडियो में उस संदर्भ में बोलूं कि आपत्तिजनक हालत थी, तो फिर आपत्तिजनक हालत का आप जो रिलेशन है मेरे थंबनेल से निकालने की, फिर ऐसे हुआ होगा। तो ये बात मुझे आपको बतानी थी कि अगर मैं थंबनेल में कोई चीज़ लिखता हूँ तो बड़े ही विचार के और बहुत ही सोच के लिखता हूँ। किसी के कैरेक्टर को गलत कहना मेरा काम नहीं है, लेकिन जो चीज़ें हुई हैं और जिस हिसाब से उस कहानी में घटना हुई होती है तो वीडियो में ना बता के मैं अपने थंबनेल में उस चीज़ को लिख देता हूँ, क्योंकि वीडियो में बताना, अपने मुंह से कुछ गंदगी फैलाना अच्छा नहीं लगता मुझे। तो शायद 1-2 मिनट आप लोगों का ख़राब हुआ, लेकिन ये बताना बहुत ज़रूरी था, तो मैंने आपको बता दिया। अब आज की कहानी पर आते हैं, और आज की कहानी उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, और इसी लखनऊ में पुराना महानगर, और इसी पुराने महानगर में एक कॉलोनी है, घुसियाना है एक। कहानी की शुरुआत यूँ तो आज से 3 साल पहले हुई, लेकिन 3 साल पहले की बातें आपको बाद में बताऊंगा। आपको ले चलते हैं 1 साल पहले, यानी साल 2022। साल 2022 में इसी घुसियाना में एक लड़की जिसका नाम था कोमल कश्यप। ये कहानी इसी 22 साल की लड़की कोमल कश्यप की है। कोमल हाई स्कूल पास किया, उसने इंटर पास किया, उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए पिता ने कहा कि तुमको जहाँ पढ़ना हो मैं पढ़ाऊँगा। हालांकि जो कोमल के पिता थे संजय, बेचारे गुब्बारा वगैरह बेच के यहाँ वहाँ, कभी किसी रोड पे, कभी किसी स्कूल के आसपास, उसी से उनका जीवन यापन होता था, घर का गुजारा होता था। लेकिन अब बिटिया अकेली थी, तो फिर माँ बाप का सपना था कि बेटी चाहे जो कहे हर वो सपना पूरा करेंगे, जितना पढ़ना उतना पढ़ाएंगे। अब कोमल भी अपने माँ बाप की एकदम दुलारी, जो भी कोमल की डिमांडें होती माँ बाप चाहे जैसे पूरा करते। सारी चीज़ें ठीक चलती रही। साल 2022 आ जाता है, और साल 2022 में जो
कोमल के माँ बाप हैं, जो पिता संजय हैं और जो माँ मंजू है, वो नोटिस करते हैं कि कोमल किसी लड़के से फ़ोन पे बात करती है। अब शुरुआत में 1-2 दिन इन दोनों ने अवॉइड किया, लेकिन जब बार बार वो नोटिस करते कि किसी लड़के से बात कर रही, कोई लड़का इसकी लाइफ में शायद है और बड़ी छुप छुप के, बड़े हंस हंस के बात कर रही है, तो फिर माँ बाप भी समझ जाते हैं कि हो सकता है कहीं इसका अफेयर हो। तो पिता तो नहीं, लेकिन जो माँ मंजू थी वो अपनी बेटी कोमल से पूछती है कि क्या तुम्हारी लाइफ में कोई लड़का है, क्या तुम किसी से बात करती हो। अब जैसे ही ये सवाल मंजू पूछती है तो कोमल थोड़ा सा घबराती है। घबराने के बाद कहती है कि नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन फिर माँ कहती है कि अगर ऐसी बात है तो बता दो, इसमें घबराने की या फिर डरने की, शर्माने की कोई बात नहीं है। इकलौती बिटिया हो, तुम्हारी पसंद की सारी चीज़ें हुई हैं, तो अगर लड़का तुम्हें पसंद होगा तो ऐसा नहीं है कि हम तुम्हें कुछ कहेंगे, अगर पसंद होगा तो बात आगे बढ़ सकती है। अब माँ जो है अपनी बेटी का भरोसा जीतती है। भरोसा जब बेटी को हो जाता है कि हाँ, जो माँ है वो समझ रही मेरी बातों को, मेरी भावनाओं को, तो फिर माँ कहती है कि बताओ। तो जो कोमल थे वो बताती है कि हाँ, मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ। अब इस पे फिर माँ मंजू कहती है कि वो लड़का कौन है। तो इस पे फिर कोमल जो है उस लड़के के बारे में बताती है। कहती है कि उसका नाम राहुल है, यहीं पास में जो कुर्सी रोड है वहीं पे इलेक्ट्रॉनिक इसकी एक दुकान है, उसी दुकान पे ये काम करता है और मैं इससे बहुत पहले मिली थी। फिर हम दोनों बातचीत करते हैं, वो भी मुझसे प्यार करता है, मैं भी उससे प्यार करती हूँ, हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। अब माँ ये बात जब सुनती है तो खुश होती है कि चलो ठीक है, बिटिया ने अपने लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ लिया है। इस बारे में पिता को भी बताया जाता है। पिता भी एकदम नॉर्मल रिएक्शन देते हैं, कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हें लड़का पसंद है तो हम तुम्हारी शादी करवा देंगे। अब इसके बाद जब परमिशन मिल गई तो कोमल भी खुश। कोमल अपने बॉयफ्रेंड राहुल को बताती है कि पापा शादी के लिए मान गए हैं, तो फिर राहुल भी खुश। अब जोर शोर से शादी की तैयारी चलने लगी। संजय जो था अपने होने वाले दामाद से मिलता है, उससे बातचीत करता है, कहता है कि अपने घर वालों के बारे में बताओ। तो राहुल कहता है कि मेरे जो घर वाले हैं मूल रूप से मैं रायबरेली का रहने वाला हूँ, यहाँ पे मैं वही दुकान पे बैठता हूँ, उसी से मेरी रोजी रोटी चलती है। तो ऐसा खुद भी नहीं था कि जो संजय था वो बहुत करोड़पति या लखपति हो, वो भी महज गुब्बारे वगैरह बेच के एक जीवन यापन करता था। तो एक इलेक्ट्रिशियन की दुकान, एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान अपने आप में उसकी हैसियत से बहुत बड़ी थी। तो फिर पिता को भी लगा कि अच्छा रिश्ता है, शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन फिर वही बात कि अब शादी तो अब अकेले लड़के के दम पे होगी नहीं, माँ बाप से भी बात करनी ज़रूरी है। इसीलिए अब जो कोमल के पिता थे संजय, वो कहते हैं कि तुम अपने घर वालों के बारे में बताओ। तो राहुल अपने माँ बाप के बारे में, जो रायबरेली में रहते हैं, उनके बारे में बताता है। बताने के बाद फिर जो संजय है वो जो एक होता है रिश्ता देखने के लिए, अपनी बेटी के होने वाले ससुराल को देखने के लिए, जो राहुल है उनके माँ बाप से बात करता है। बात करने के बाद रिश्ता वगैरह देखने जाता है। जाने के बाद फिर लौट के आता है। आने के बाद फिर राहुल बताता है, जो कोमल का बॉयफ्रेंड था, कि तुम्हारे पिता मेरे घर पे आए थे। आने के बाद मेरे परिवार वाले तुम्हारे पिता से बहुत इम्प्रेस हुए हैं, मेरे भी घर वाले शादी के लिए मान गए। अब लड़की वाले भी राजी, लड़के वाली भी राजी, तो अब शादी में कोई बाधा थी ही नहीं। अब उसके बाद फिर शादी की तैयारी होने लगी। और ये बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये ठंडी के महीने की बात है, पिछली साल। अब ये चीज़ें चलने लगी। जो कोमल है उसका मन था कि जल्दी से जल्दी शादी हो जाए, जितनी जल्दी हो मैं उसकी पत्नी बनूं, सारी चीज़ें हों। लेकिन अब जो राहुल था वो कहता है कि देखो, हम तुम कब मिले थे, तुम्हें याद है? तो फिर उस पर जो कोमल है वो कहती है कि एग्जैक्टली मुझे याद है, हम तुम 11 मई साल 2020 को मिले थे। तो इस पर फिर राहुल कहता है कि अगर 11 तारीख को हम लोग मिले थे तो क्यों ना इसी 11 तारीख को हम लोग एकदम यादगार बना ले इसको। इसी दिन अगर हम लोग शादी करते हैं तो फिर हमारी शादी हमारे पहली मीटिंग के दिन होगी, तो सारी चीज़ें एकदम सेलिब्रेट हो जाएगी, इसी बहाने इतिहास याद रखेगा। अब ये चीज़ें जैसे ही एकदम बोलता है राहुल, तो कोमल भी एकदम खुश की कितनी अच्छी बात बोल रहा है, इसी तारीख को शादी होगी, इसी तारीख को हम लोग मिले थे। अब इस बारे में कोमल अपने घर अपने माँ बाप को बताती है। माँ बाप से कहती है कि मेरी जो शादी है वो 11 मई साल 2023 को तय कर दी जाए, यानी आज से महज 3 से 4 दिन पहले। अब इधर साल 2023 लग भी जाता है। परिवार वाले डेट वगैरह मुकर्रर करते हैं, कहते हैं कि चलो 11 तारीख को शादी होगी। अब 11 तारीख को जब शादी होने की बात हुई तो फिर उन्होंने पंडित वगैरह को
पत्रा वगैरह दिखाया। अब पंडित जी जब पत्रा देखते हैं तो कहते हैं कि 11 तारीख को तो कोई ठीक ठाक लग्न है ही नहीं, शादी करने की जो सही लग्न है वो 4 मई है, यानी 11 तारीख से कुछ दिन पहले ही। अब जब ये बात कोमल सुनती है तो एक तरह से उसके मन में दुख था, लेकिन उसके मन में एक खुशी भी थी कि हाँ, शादी अब कुछ दिन पहले ही हो जाएगी, तो मेरी शादी थोड़ा पहले हो रही है तो और अच्छी बात है। अब इस बारे में राहुल को बताती है, राहुल भी खुश, कोमल भी खुश। शादी के कार्ड वगैरह छप गए, सारी तैयारी हो रही, हल्दी हो रही, मेहंदी हो रही, बाकायदा कोमल डांस कर रही। कोमल वीडियो बना बना के सोशल मीडिया पे डाल रही, मैंने खुद भी वो वीडियोस देखे थे। अब ये चीज़ें लगातार चलती रही, लगातार डांस हो रहा, लगातार सेलिब्रेशन हो रहा, मेहंदी की रस्म हो गई, हल्दी की रस्म हो गई, उसके बाद 3 तारीख तक ये सारी रस्में हो जाती हैं। 4 तारीख को सारे रिश्तेदार, सारे आसपास के लोग, अब शादी का घर, सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं। एकदम नाच गाना बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है। संजय अपनी हैसियत से, अपने जिसका जितना रसूख था उस हिसाब से अपनी पूरी तैयारी में जुटा हुआ है। कभी डीजे वाले आ रहे हैं, कभी टेंट वाले आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें लगातार चल रही। इधर जो कोमल है, अब चूँकि दुल्हन थी तो उसको तैयार होना था, ब्यूटी पार्लर जाना था, तो कोमल अकेले निकल जाती है सुबह 8 बजे ब्यूटी पार्लर के लिए। माँ कहती है कि किसी को अपने साथ ले लो, तो फिर कहती है कि नहीं, अब कोई मेरे साथ रहेगा तो मैं थोड़ा सा वो बोर होगा और मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, मुझे थोड़ा लेट होगा, तो मैं अकेले जा रही हूँ, तैयार फेशियल वगैरह करा के आ जाऊँगी, बाकी मुझे तैयार घर पे ही होना है। माँ भी कहती है कि चलो ठीक है। अब कोमल 8 बजे निकल गई है, इधर परिवार में शादी की तैयारी। अब 8 बजे से धीरे धीरे 9 बज गए, 9 बजने के बाद 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, और कोमल जो है अभी तक लौट के नहीं आई। अब कोमल लौट के नहीं आई, उसके बाद अब धीरे धीरे समय गुजरता जा रहा। 4 बज गए, बारात आने का टाइम। अब परिवार वाले एकदम परेशान कि कोमल कहाँ गई, फ़ोन कर रहे हैं तो फ़ोन स्विच ऑफ। अब परिवार वालों को लगा कि ये क्या मुसीबत है। पता करते हैं कि कहाँ कहाँ वो मेकअप करवाने जा सकती है, तो फिर पता करने के दौरान कुछ ऐसे ब्यूटी पार्लर्स थे जहाँ के बारे में पता चलता है। तो फिर जब वहाँ पे जाते हैं तो पता चलता है कि कोमल तो यहाँ आई ही नहीं। अब जैसे ही ये बात परिवार वाले सुनते हैं तो परिवार वाले के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। परिवार वालों के होश फाख्ता हो जाते हैं कि उनकी बेटी कहीं भाग गई। अब इसके बारे में डरते डराते जैसे तैसे राहुल को फ़ोन करते हैं, कहते हैं कि जो कोमल है कहीं गई थी, अभी तक लौट के नहीं आई। और जैसे ही राहुल ये बात सुनता है तो वो भी परेशान, फिर कहता है कि ये बारात लाने का मतलब ही क्या है जब कोमल ही गायब है। अब सारे लोग लगभग रात के 8 बजे, इधर शादी का घर है, सारी तैयारी हो चुकी है, खाना बन चुका है, और परिवार वाले और रिश्तेदार अब पहुंच जाते हैं थाने गुमशुदगी की कंप्लेन दर्ज करने। पुलिस वाले पूरा माजरा पूछते हैं, और पुलिस वालों का जो रवैया हर कहानी में, जैसा मैंने बताया, इस कहानी में भी सेम रवैया। जब सुनते हैं कि दुल्हन ऐसे निकली और गायब हो गई तो फिर उन्हें लगा कि मामला कहीं कुछ और ही है। कहते हैं कि ढूंढिए, आप आ जाएगी, आप रिश्तेदारों से पूछिए, दोस्तों से पूछिए। यानी जो तफ्तीश, जो काम करना था पुलिस वालों को, वो सारे काम पुलिस वाले नहीं करते। अब इधर 8 तारीख से 9 तारीख हो गई, माफ़ कीजिएगा 4 तारीख से 5 तारीख हो गई, 6 तारीख हो गई, पुलिस वाले कुछ कर नहीं रहे। परिवार वाले इधर उधर हाथ पाँव मार रहे हैं, जगह जगह की खाक छान रहे हैं। कहीं से भी कोमल का कुछ पता नहीं। इधर राहुल भी भड़का हुआ कि कोमल कहाँ गई, मेरी बदनामी हो रही, मेरे घर वाले मुझे कह रहे हैं कि मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचा। अब संजय जो कोमल का पिता था बेचारा परेशान। अब ये धीरे धीरे वक्त गुजरता जा रहा, कोमल का कुछ पता नहीं। धीरे धीरे 7 तारीख आ गई और 8 तारीख तक तो लगभग सारे रिश्तेदार भी अपने अपने घर पे चले गए। बहुत खास जो थे वही यहाँ रहते हैं, और उन्हीं में से एक रिश्तेदार ने 8 तारीख को सजेशन दिया कि आप लोग अब जब पुलिस काम नहीं कर रही तो सोशल मीडिया का सहारा लीजिए। आप लोग वीडियो बनाइए, वीडियो बना के अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कीजिए, बताइए कि कैसे गायब हो गया, कैसे पुलिस काम नहीं कर रही। इसके बाद 8 तारीख को जो कोमल के माँ बाप थे, संजय और मंजू, ये दोनों बेचारे वीडियो बनाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, मिन्नतें करते हैं, आंखों में आंसू लिए। इसके बाद वीडियो बना के ये लोग अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में भेजते हैं, और संजोग से ये वीडियो जो था वायरल हो जाता है। वायरल हुआ, वायरल होने के साथ साथ जो वहाँ का थाना था, महानगर थाना, उस थाने में भी ये वीडियो आता है। अब ये वीडियो जैसे ही पुलिस वाले देखते हैं तो देखने के बाद उनके हाथ पांव फूल जाते हैं कि 4 तारीख से कंप्लेन हुई है, हम कुछ काम नहीं कर रहे, उन्होंने वीडियो बनाया और वीडियो वायरल हो गई। तो अब
मामला फंस सकता है। अब 4 दिन पहले जो कंप्लेन हुई थी उस कंप्लेन पे ये लोग 4 दिन बाद जांच पड़ताल शुरू करते हैं। 9 तारीख को जांच पड़ताल शुरू हुई। शुरू होने के बाद अब कॉल डिटेल, लास्ट लोकेशन, ये सारी चीज़ें निकाली जाने लगी। और जो लास्ट कॉल निकली वो लास्ट कॉल थी इसी राहुल की थी। अब राहुल की लास्ट कॉल थी, लेकिन अब पति है, उससे लव मैरिज हो रहा है, तो उस पर पूछ नहीं सकते कि आप आखिरी बार फ़ोन क्यों किए थे, क्या बात हुई थी। अब इसके बाद पुलिस वाले, जब कुछ पता नहीं चल रहा, परिवार वाले भी ढूंढ के थक गए, वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा, तो फिर पुलिस वालों को लगा कि एक काम करते हैं, इस लड़की की लास्ट लोकेशन निकलवाते हैं। इसके बाद फिर लास्ट लोकेशन जब निकलवाई गई तो ये जो लोकेशन थी कुकरैल में निकली। अब कुकरैल में जब लोकेशन निकली तो फिर संजोग से जब कहीं से कोई सबूत मिल ही नहीं रहा था, तो पुलिस वालों को लगा कि चलो एक बार राहुल की भी लास्ट लोकेशन खंगालते हैं। और जब लास्ट लोकेशन खंगाली गई तो इस राहुल की भी जो लास्ट लोकेशन थी इसी कुकरैल में निकली। अब पुलिस वाले फ़ौरन जाते हैं, राहुल को उठाते हैं। राहुल को उठाने के बाद जब इससे पूछताछ करते हैं तो काफ़ी टाइम तक तो इसने इधर उधर की बातों को घुमाया, लेकिन पुलिस वालों के आगे, चूँकि पुलिस वालों की काफ़ी बदनामी ऑलरेडी हो चुकी थी, तो पुलिस वाले टाइम ख़राब करना नहीं चाहते थे, जल्द से जल्द केस सुलझाना चाहते थे कि इससे पहले कि मीडिया वालों की नज़र पड़े। तो फिर जब पुलिस वाले अपने तरीके को अपनाते हैं तो राहुल अब टूटता है, और टूटने के बाद तोते की तरह बोलता है। दरअसल राहुल अपनी एक कहानी सुनाता है, और इस कहानी के हिसाब से 3 साल पहले जो कोमल थी एक दुकान पे जाती है कुछ सामान लेने, और संजोग से उसी दुकान का जो मालिक था वो राहुल था। अब कोमल सामान लेने जाती है। अब सामान निकालने से लेके पैक करने से लेके पेमेंट करने में 10-20 मिनट का वक्त लगता है। इसी दौरान राहुल और कोमल एक दूसरे से हंस हंस के बात कर रहे हैं। बात करने के दौरान फिर कोमल कहती है, और राहुल कायदे से कहता है कि मुझे तुमसे और बात करनी थी, लेकिन अब तुम चली जाओगी, तो एक काम करो, अपना नंबर दे दो तो हम लोग फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं। अब कोमल कहती है कि नंबर तो नहीं पॉसिबल है, तुम फेसबुक फ्रेंड बन सकते हैं। इसके बाद कोमल और राहुल एक दूसरे के साथ फेसबुक पे आईडी वगैरह शेयर करते हैं, एक दूसरे को ऐड फ्रेंड करते हैं, और यहीं से बातों का सिलसिला जब शुरू हुआ तो बात धीरे धीरे आगे बढ़ी, दोनों में दोस्ती हो गई, और दोस्ती धीरे धीरे आगे बढ़ी और दोनों में प्यार हो गया। अब प्यार जब आगे बढ़ा तो फिर राहुल कहता है कि मुझे तुमसे मिलना है। कोमल कहती है कि कहाँ मिलना है, तो राहुल इसी कुकरैल में बुलाता है, और ये कहा जाता है कि कुकरैल में ही राहुल और कोमल पहली बार मिले थे। कुकरैल में मिलते हैं, मिलने के बाद फिर दोनों एक दूसरे के साथ थोड़ा सा वक्त गुजारते हैं। धीरे धीरे प्यार एकदम परवान चढ़ा, वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया, और प्यार इस कदर परवान बढ़ा कि कहीं कहीं ये भी खबर आई कि कोमल और राहुल एक दूसरे के साथ लिव इन में रहने लगे। अब जब कोमल और राहुल एक दूसरे के साथ लिव इन में रह चुके थे तो अब राहुल की सारी ज़रूरतें, सारी आवश्यकताएं पूरी हो चुकी थी। अब कोमल इधर जिद करने लगी कि मुझे तुमसे शादी करनी है। राहुल का मन था नहीं, लेकिन अब राहुल को लगा कि अब जिद कर रही, कहीं ऐसा ना हो कि मैं मना करूँ, ये कुछ मुकदमा वगैरह कर दे, मैं फंस जाऊँ। तो फिर राहुल ने कहा कि ठीक है, मैं अपने परिवार वालों से बात करूँगा, तुम भी अपने परिवार वालों से बात करो। अब कोमल बात करती है तो कोमल के परिवार वाले मान जाते हैं, लेकिन राहुल जब अपने माँ बाप से बात करता है तो राहुल के माँ बाप कहते हैं कि मुझे तुम्हारी पसंद से शादी नहीं करनी, खासकर ऐसी लड़की से जो तुम्हारे साथ प्रेम प्रसंग में हो और अपने परिवार वालों से बात कर रही हो, तो ये चीज़ें हमें पसंद नहीं, हम ऐसी लड़की शादी नहीं करवा पाएंगे। अब ये बात वो कोमल को बताने को सोचता तो है, लेकिन अब कोमल के उस कॉन्फिडेंस के आगे, उसके भरोसे के आगे, उसकी जिद के आगे राहुल के मुंह से एक शब्द नहीं फूटता। राहुल जाता है, झूठ झूठ कह देता है कि हाँ मुझे रिश्ता मंजूर है, सारी चीज़ें मंजूर है, मेरे परिवार वाले बिल्कुल खुश हैं, तुम्हारे माँ बाप से इम्प्रेस। अब ये बात जैसे ही कोमल सुनती है तो फिर क्या था, कार्ड से लेके सारी चीज़ें छपने लगती हैं। डेट वगैरह मुकर्रर कर दी ही गई थी, सारी चीज़ें एकदम तैयारी हो रही थी, लेकिन अब राहुल के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। राहुल को था कि अब कोमल को ही रास्ते से हटाते हैं, ना रहेगी कोमल, ना ही कोई ऐसा मामला होगा। इसीलिए अब राहुल प्लान बनाता है। प्लान बनाने के साथ साथ ये जनवरी महीने में ही इसको कुकरैल बुलाता है। कुकरैल बुलाता है, इसी बात को लेकर झगड़ा होता है कि शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। राहुल अटैक करने की कोशिश करने ही वाला था कि कुछ लोग आ जाते हैं, और इस बार कोमल की किस्मत अच्छी थी कि राहुल कत्ल कर नहीं पाता। इसके बाद एक दूसरा अटैम्प्ट होता है, एक तीसरा अटैम्प्ट होता है, कई बार ये इसी तरह के प्रयास करता है, लेकिन हर बार या तो कोई आ जाता या तो कुछ और मामला हो जाता।
लेकिन 4 तारीख को जब ये ब्यूटी पार्लर के लिए निकली तो फिर इसने कहा कि तुम एक काम करो, आज हमारी शादी है तो आखिरी बार मिलो और किसी को बताना मत कि तुम मुझसे मिलने आ रही हो। इसीलिए अब कोमल अकेले निकलती है, मिलने जाती है। जाने के बाद फिर वहाँ पे ये उसके दुपट्टे से उसका कत्ल करता है और लाश वहीं पे फेंक के गायब। अब ये बात जैसे पुलिस वाले सुनते हैं तो सुनने के बाद फ़ौरन भाग के जाते हैं उस कुकरेल जंगल में जो पिकनिक स्पॉट है। वहाँ पे जाने के बाद देखते हैं कि एक लाश बिल्कुल अब 6-7 दिन हो चुके थे तो एकदम सड़ी हालत में एकदम वो लाश मिलती है। उसके बाद उसका पोस्टमार्टम जैसे तैसे करवाते हैं। इधर अब परिवार वाले, आप उनकी हालत सोच के देखिए कि 4 तारीख से पूरा घर एकदम जगमगा रहा था, एकदम सजा हुआ, और बाद में पता चला कि उसकी लड़की का कत्ल हो गया है। यानी जिस घर से डोली उठनी थी उस घर से उसी लड़की की अर्थी उठने वाली थी। अब पिता ने जब ये सारी बात सुनी, उसके बाद लाश की हालत देखी, तो पिता ने बड़ी दर्द भरी बात बोली कि अगर तुमको शादी नहीं करनी थी तो फिर बेटी को तो कम से कम जिंदा छोड़ देते। लेकिन आज इस मामले में मैं कहना चाहूँगा, भले ही आपको गलत लगे, कि इसमें गलती कहीं ना कहीं कोमल की थी। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जब सामने वाला पार्टनर आपसे शादी नहीं करना चाह रहा, आपके साथ वो नहीं रहना चाह रहा, तो आपको इस कदर ज़बरदस्ती नहीं ही करनी चाहिए। नहीं तो फिर आदमी इसी तरह की कुछ खौफनाक चीज़ों को वारदात देता है और आप अपनी इज्जत से भी जाते हैं, आप अपनी जान से भी जाते हैं। तो लड़के हो या लड़कियां हो, टाइम से आप लोग भाग जाइए। सामने वाला नहीं चाह रहा तो फिर ऐसे रिश्ते में आप पड़ेंगे, ज़बरदस्ती आप शादी भी कर लेंगे तो उस रिश्ते का क्या ही मतलब है। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। किस हिसाब से एक लड़की ने एक लड़के के प्यार में इस कदर पागल हुई कि बाद में उसी की जान चली गई। इधर माँ बाप अपनी बेटी का सपना पूरा करते करते अंत में उनको खुद ही अर्थी उठानी पड़ी। अब आते हैं कल के सवाल पे, और कल का मेरा सवाल था कि जो एक चिन्ह होता है हमारे सिक्के से लेके हर संवैधानिक जगहों पे 4 शेर वाला, तो निशान कहाँ से लिया गया है? तो दरअसल ये निशान अशोक स्तंभ से लिया गया है, और इस निशान को 26 जनवरी साल 1950 को हमारे देश का राष्ट्रीय चिन्ह घोषित किया गया। चूँकि हर एक चीज़ घोषित हो रही थी कि राष्ट्रीय पशु क्या होगा, राष्ट्रीय पक्षी क्या होगा, राष्ट्रीय पेड़ से लेके सारी चीज़ें एक नेशनल सिंबल के रूप में, तो उसी टाइम इसको राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में घोषित किया गया और ये अशोक के उस स्तंभ से लिया गया है। तो इस सवाल का जो सही जवाब दिया है उनके नाम है सत्यनारायण यादव जी हैं, चंद्रमणि जी हैं, और अवंती होरो जी हैं, और आरती शर्मा जी हैं, सुनील कुमार जी हैं, विवेक जी हैं, विजेंद्र सिंह जी हैं, जाकिर सैफ़ी हैं, ये गाज़ियाबाद से हैं, कल्लूगढ़ी इनका नाम है, जाकिर सैफ़ी कल्लूगढ़ी, गगन जी हैं, समाधान आर्ट जी हैं, बबलू राजपूत जी हैं, पुनीत राजपूत जी हैं, मुकेश कुमार जी हैं, के ठाकुर जी हैं, राजेश सौ जी हैं, आरती शर्मा जी हैं, चंद्रमणि जी हैं, जुल्फ़ी हैदर जी हैं, लालचंद्र जी हैं, राहुल सिंह जी हैं, अनीसा जुल्फ़ी जी हैं, और दुर्गेश सोनी जी हैं। तो आप तमाम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, तो आप तमाम लोगों को दिल से शुभकामनाएँ। अब आते हैं आज के सवाल पे, और आज का जो सवाल है बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप लोगों में से लगभग इस सवाल कभी मजाक में कभी मस्ती में आप लोगों ने ज़रूर पूछा होगा एक दूसरे से। अक्सर बड़े बुजुर्गों में से लेके बच्चों में कवायत होती है कि पहले मुर्गी आई या पहले अंडा आया। तो ऐसा नहीं है कि ये सवाल एकदम अनसॉल्व है, इसका जवाब है, ऑलरेडी निकला हुआ है। तो अगर आपको पता हो और उसके पीछे का लॉजिक पता हो तो कमेंट करके बताइएगा, नहीं तो कल का इंतज़ार कीजिए। कल मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि पहले मुर्गी आई या फिर पहले अंडा आया, या फिर जो भी पहले आया तो कैसे आया। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, और उसी के साथ एक सवाल। और शुरुआत में मैंने आपके 2-3 मिनट जो भी लिए हों, लेकिन जो बताया बहुत दिल से मैंने बताया, वो मेरे दिल में एक भावना थी, और शायद वो भावना कई बार निकलने की कोशिश कर रही थी। मैं रोक ही रहा था खुद को, लेकिन आज नहीं रहा गया तो मैंने कह दिया। तो आप लोग भरोसा रखिए, ऐसा नहीं है कि अगर थंबनेल में मैं कोई चीज़ बता रहा हूँ, कोई चीज़ लिख दिया, तो महज वो व्यूज़ को अट्रैक्ट करने का नहीं है साधन। ऐसा भी नहीं है कि उससे व्यूज़ अट्रैक्ट नहीं होते, वो एक साधन है। उसमें मैं झूठे कह दूँ तो भी बेईमानी होगी, लेकिन जो चीज़ें मैंने लिखी होती हैं, आप भरोसा रखिए अपने भाई पे कि वो चीज़ें एकदम सत्य होती हैं। आप कहीं से भी उस चीज़ की जांच करवा सकते हैं, ये तो ओपन है एकदम। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, और उसी के साथ आप लोगों के कुछ सवाल और उनके जवाब, और उसी के साथ एक जीके का क्वेश्चन। अब आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। लेकिन अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं कल रात 10 बजे, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।